हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक इंस्टीट्यूट। जो सीरीज चल रही है हमारी क्लास 11 अकाउंट्स की, उस पर आज ये थर्ड वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं। ओके नाउ ये वीडियो जो है कवर करती है चार टॉपिक्स को। पहला जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, चौथा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी अच्छी तरीके से सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकूं मैं, और आप लोगों को लगेगा कि ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, एडवांटेज एक जैसे हैं, बट थोड़ा थोड़ा इनका अंतर अलग अलग होगा, जो मैं इन वीडियो में बताते चले जाऊंगा कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। हम अकाउंटिंग बनाते क्यों हैं, मेनली हमारा उद्देश्य क्या है इसको बनाने का, क्यों जरूरत पड़ी हमें इसको, तो इसका अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य क्या है, वो चीज हम बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की नीड पड़ती है हमें, और उसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला काम है टू मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में जो सबसे पहली चीज है वो क्या है कि हमें अपने रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करने का ये हेल्प करता है हमें, ताकि हमें इन फ्यूचर अगर कभी भी जरूरत पड़ती है किसी भी डेटा की, तो वो हम यहाँ से बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिस्टमैटिक वे में अगर कोई भी चीज रिकॉर्डेड होती है तो हम उसको बड़े आसानी से आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता करना। आपको जैसे मैंने सेकंड वीडियो में बताया था, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है हमारे पास हमारी जो असेट्स और लाइबिलिटीज होती है, कि कितनी हमारे पास असेट्स और कितनी हमारे पास लाइबिलिटीज है। तो ये मेन काम है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग का उद्देश्य यही है कि आपके लिए सारा का सारा काम रिकॉर्ड करके रखना सबसे पहले, दूसरे नंबर पे आपको प्रॉफिट और लॉस फाइंड करके देना, और तीसरे नंबर जैसे मैंने बताया आपको फाइनेंशियल पोजीशन, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। यहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस को आप ये भी लिख सकते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये इसका मेन काम होता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये हमारे लिए क्या करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ताकि हमारे जो वेरियस यूजर्स है उनके काम आ सके। टू प्रोवाइड वेरियस यूजर्स, ये हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है वेरियस यूजर्स को। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए कि रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, रिलेटेड टू कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस, कि हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है, हमारे पास कितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, हमारे पास कितना कैश रखा हुआ है, हमारे पास कितना कैश नहीं है। तो उन सब चीजों के लिए उसी चीज को हम क्या नाम देते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है वेरियस यूजर्स को। यूजर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स जैसे ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। ऑनर को इन तीनों की जरूरत पड़ती है, जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जरूरत पड़ती है। मैंने जैसे बताया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तीन तरह की होती है आपके पास, रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। ये तीन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं। इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम इन यूजर्स को पहुंचाते हैं, जो कि दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स में हमारे पास जो हमारा ऑनर आ गया, मैनेजमेंट आ गई और एम्प्लॉयज आती हैं। और एक्सटर्नल के अंदर हमारे पास जैसे गवर्नमेंट आ गया, हमारे सप्लायर्स आ गए, रिसर्चर्स आ गए, हमारे पास क्रिएटर्स आ गए, हमारे इन्वेस्टर्स आ गए, मतलब बाहर की पब्लिक लोगों को एक्सटर्नल यूजर्स कहा जाता है। तो इन सभी को हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, अकाउंटिंग करता है। ये इसका एक उद्देश्य होता है, प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। फिर ये क्या करता है, असिस्ट करता है हमारे मैनेजमेंट। किस तरीके से मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, ताकि ये क्या करे, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आगे की बजटिंग कर सके, फोरकास्ट कर सके। तो मेन पर्पस क्या होता है अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट को असिस्ट कर सके विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये हमारे मैनेजमेंट की हेल्प कर सके। और लास्ट बहुत अच्छी बात करता है, ये हमारे एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। टू प्रोटेक्ट
अब देखो हर चीज को सिस्टमैटिक वे में हमने रिकॉर्ड कर रखा है, हर चीज रिकॉर्डेड है। जब हर चीज रिकॉर्डेड ही है तो हमारे को कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है और हमें ये पता चलता रहेगा कि हमारे लिए कौन सी चीज कितने की है और कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। तो जब हर चीज रिकॉर्डेड होती है तो वो हमारे असेट्स को क्या कर रही है, उस समय हमारे लिए बचा के रख रही है, तो प्रोटेक्ट कर रही है हमारे लिए। तो हर चीज रिकॉर्डेड है, इसका बेनिफिट हमें यहाँ पर मिलता है अकाउंटिंग के कारण। ओके, तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। एक बार फटाफट रिकैप लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। दूसरा क्या है, हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। तीसरा फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। चौथा हमारे पास जो जितने भी यूजर्स हैं उन यूजर्स को हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है ताकि हमें इन फ्यूचर बेनिफिट्स मिल सके। पांचवें नंबर पे ये हमारे पास काम करता है कि हमारे मैनेजमेंट को असिस्ट करता है और हमारे लिए हमारे असेट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, नाउ तो दीज आर ऑल आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि ये क्या काम करता है। मेनली इसका मतलब क्या है कि ये क्या काम करके आपको देता है, अकाउंटिंग आपको करके क्या देता है। तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में मैं पहली चीज के बारे में बताता हूँ, तो आपको लगेगा उसका उद्देश्य भी वही है, मतलब उसके जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव था और फंक्शन था वो लगभग आपको एक जैसा लगेगा। तो बट वही चीज है, आपको आपका ऑब्जेक्टिव भी वही चीज का वही है, आपका फंक्शन भी वही चीज है। दोनों में क्या है कि मेंटेन करना सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये एक ऑब्जेक्टिव भी है और ये उसका एक काम भी है ना, कि फंक्शन को रिकॉर्ड मतलब डाटा को रिकॉर्ड करके देना आपके पास। तो ये इसका मेन काम होता है, किसी भी फंक्शन किसी भी अकाउंटिंग का जो मेन काम क्या होता है कि आपके लिए क्या करके देना, आपके डेटा को रिकॉर्ड करके आपको पहुंचाना सिस्टमैटिक वे में, ताकि आप उसको इन फ्यूचर में उसको यूज। और ये दूसरा काम इसका वही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके लिए प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपको यहाँ पर वो कहता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है आपकी और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बताता है, ये इसका दूसरा फंक्शन होता है कि आपको ये बताता है कि आपके पास कितने प्रॉफिट्स हुए, कितने लॉस हुए। और तीसरा आपको ये इसी के अंदर बताता है कि आपको असेट्स और लाइबिलिटीज आपके पास कितनी रखी हुई है। ओके, और ये आपके लिए एक तरीके से सारा का सारा लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में काम करता है, वर्क एज लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में कैसे काम करता है सर, यहाँ पर हमने क्या करा होता है, हर चीज को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किया होता है, टाइमली रिकॉर्ड किया होता है। जब हर चीज को सिस्टमैटिक टाइमली रिकॉर्ड किया जाता है तो वो एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है इन द कोर्ट। अगर उसको कोर्ट में एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट। और लीगल डॉक्यूमेंट होने के कारण इसका यूज किया जाता है फॉर मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, जैसे हम उसमें टैक्सेस के लिए यूज कर सकते हैं, अपने टैक्स को कैसे भरना है। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, कंपैरिजन बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मान के चलो आपके पास 2 साल या 3 साल का कोई डेटा रखा हुआ है, आपने 2019 में और 2018 में, 2018 है आपके पास, 2019 का डेटा है आपके पास और 2020 का डेटा है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 31 मार्च की, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2018। तो 2018 में आपको प्रॉफिट हुआ, यहाँ आपको लॉस हुआ और यहाँ आपको प्रॉफिट हो गया। तो आपको ये पता करना है कि यहाँ पर लॉस क्यों हुआ। तो कंपैरिजन करने के लिए हम इसका मेन यूज करते हैं कि हमारे को जब हर चीज रिकॉर्डेड होती है तो हम पिछले सालों का डेटा उठा के देख सकते हैं कि क्या कारण था जहां पर यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ऐसा भी हो सकता है, मान के चलो यहाँ प्रॉफिट हुआ हो, यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ हो, यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ हो, बट यहाँ जो प्रॉफिट हुआ वो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यहाँ जो प्रॉफिट हुआ वो हो गया 50,000 रुपए का प्रॉफिट और यहाँ प्रॉफिट हुआ सिर्फ 20,000 रुपए का। तो आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि हमने ऐसा क्या काम करा या हमने क्या चीज ऐसा देखा कि 2019 के एंड में हमें 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो इसमें आपके पास जब हर चीज रिकॉर्डेड होती है तो आप उसमें कंपैरिजन कर सकते हो। तो इसीलिए हम अकाउंटिंग फंक्शंस का यूज करते हैं। फिर ये क्या करता है, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। मैनेजमेंट को असिस्ट करने का काम करता है, किस तरीके से, सारा का सारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड रखता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखता है तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो ये जो हमारा जो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, इसका काम होता है बजट्स प्रिपेयर करना, फाइनेंशियली हमें प्राइसिंग बताना कि क्या प्राइसिंग रखे हम लोग, क्या एक्सपेंडिचर प्राइस रखे, कितना खर्च करें, ये सारा काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। एक बार फटाफट रिकैप करते हैं क्या चीज इसके अंदर।
तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहली जो चीज है कि ये मेंटेन करता है आपके सारे के सारे सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड बाय टाइमली मेजर पे, हर चीज टाइमली मेजर पे रिकॉर्ड होती है। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है जिसके कारण हम अब उसको लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, मतलब हम उसको एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं इन अ कोर्ट। जब हर चीज सिस्टमैटिक रूप वे में रिकॉर्डेड होती है और टाइमली रिकॉर्ड होती है तो उसको कोर्ट भी क्या कहता है, एक एविडेंस के रूप में मानता है, इसलिए वर्क एज लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अब हर चीज हमने रिकॉर्ड कर रखी है तो इससे हमें क्या मिलता है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता चल जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी। ये कंपैरिजन में हेल्प करता है। कंपैरिजन में हेल्प करने का मतलब क्या हो गया, आपको पिछले साल अगर प्रॉफिट कम हुआ था, इस साल प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो वो क्या कारण था जिसके कारण आपको इस साल प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो आप उस प्रॉफिट पे, उसी काम पे ज्यादा ध्यान दोगे ताकि आपको प्रॉफिट अगले साल और ज्यादा हो। तो ये कंपैरिजन में भी आपको हेल्प कर देता है बिकॉज हर चीज रिकॉर्डेड है। और लास्ट में ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है मैनेजमेंट को ये, क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आ जाती है सारी की सारी, तो ये डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ। तो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग भी क्या फायदे मिल सकते हैं हमें, इसके बारे में बताता है। तो सबसे पहला जो फायदा होता है हमें कि हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारी, फाइनेंशियल पोजीशन। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज है कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे पास हमारे एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, उसके बारे में हमें बता देता है हमारा अकाउंटिंग। दूसरे नंबर पे ये हमारे मैनेजर्स को असिस्ट करता है, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। असिस्ट द मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करता है, अगेन हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन होता है तो हम उसकी हेल्प से डिसीजन ले सकते हैं, तो डिसीजंस लेने में ये हमारी हेल्प करता है। इस नंबर पर हमें हर चीज याद करने की जरूरत नहीं होती, रिप्लेसेस मेमोरी। अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों को अपने कॉन्टेक्ट्स को याद करने की जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि आपने उनको अपने फोन में रिकॉर्ड करके रखा होता है। तो इसी तरीके से अगर आपने बहुत सारे चीजों को रिकॉर्ड करके रखा होता है, अकाउंटिंग का काम क्या होता है, रिकॉर्ड करना, तो हर चीज रिकॉर्डेड है, तो हर चीज रिकॉर्डेड तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आपके फोन मेमोरी में हर चीज रिकॉर्ड होती है, वैसे ही आपको अब रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए इसका काम क्या होता है, रिप्लेसेस मेमोरी। ये आपके लिए पूरा का पूरा रिकॉर्ड करके रखता है, और जब रिकॉर्ड करके रखता है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज को। ओके, दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, ये कंपैरिजन में हेल्प करता है। जैसे भी मैंने पीछे समझाया, कंपैरिजन में ये हेल्प करता है आपको। तो कंपैरिजन में कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि हर चीज रिकॉर्डेड है, हर चीज रिकॉर्डेड है तो उसका फायदा होगा। तो उस तरीके से ये आपके लिए कंपैरिजन में भी क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। और ये आपको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने में हेल्प करता है, कंप्यूटेशन इन टैक्स लायबिलिटी। ये आपको टैक्स लायबिलिटीज पे करने में हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है, क्योंकि आपने अभी अभी क्या करा, फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर प्रॉफिट और लॉस फाइंड किया, तो प्रॉफिट आपको पता चल जाता है, तो टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है, प्रॉफिट के ऊपर। तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करता है। ये हेल्पफुल होता है आपको लोन्स लेने में, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। देखो, लोन जो मिलता है वो आपको ऐसे ही नहीं मिलता। आपका जब सारा काम पेपर वर्क पूरा रेडी होता है, तो पेपर वर्क रेडी होने के कारण आपको क्या होता है, आपको लोन आसानी से मिल जाता है। और अकाउंट्स का मेन काम क्या है, हर चीज रिकॉर्ड करके रखना और हर चीज को प्रॉपर वे में रखना, ताकि आपका काम बहुत आसानी से हो सके। तो ये आपको लोन्स रेज करने में भी क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। मैंने जैसे बताया कि ये असिस्टेंस होता है, और इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। तो हम इसको लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, क्योंकि हमने हर चीज को क्या कर रखा है, सिस्टमैटिक वे में वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं हमारे अकाउंटिंग की, एक बार फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला क्या, ये फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है कि हमारे पास क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज है, क्या प्रॉफिट हुआ और क्या आपको लॉस हुआ। फिर ये आपके मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग, कि किस तरीके से डिसीजन लिए जा सके। रिप्लेस करता है मेमोरी, क्योंकि ये हर चीज रिकॉर्ड करके रखता है। जब हर चीज रिकॉर्डेड होती है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होती हर चीजों को। कंपैरिजन में हेल्प करता है, आपने हर चीज रिकॉर्ड करके रखी है तो आपके पिछले साल का डाटा इस साल के डाटा के साथ कंपेयर करके आप ये पता कर सकते हो कि आपको पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ वो इस साल से कम क्यों हुआ, और इस साल का जो प्रॉफिट हुआ वो क्यों ज्यादा हुआ। तो कंपैरिजन में आपकी हेल्प करता है। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन,
हेल्पफुल इन रेजिंग लोन का मतलब हो गया आपको रेज, क्योंकि आपके साथ लोन लेने के लिए आपको बहुत बड़ा पेपर वर्क रखना पड़ता है, तो सारा का सारा पेपर वर्क तो अकाउंटिंग ने कर दिया आपके लिए, तो हेल्पफुल होता है आपके लिए ये रेज लोन करने के लिए। कंप्यूटेशन इन टैक्स लायबिलिटी, तो टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि हमने यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन निकाली, प्रॉफिट और लॉस के बारे में देखा, तो जब प्रॉफिट और लॉस हमने निकाला तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स जो होता है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट पर टैक्स कैलकुलेट करने पे हमारी हेल्प करता है, और इसको हम एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं इन कोर्ट एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। चलिए अब लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, वैसे हमारी अकाउंटिंग भी पूरी परफेक्ट नहीं है। अब अकाउंटिंग परफेक्ट क्यों नहीं है सर? अभी तो आपने बताया कि हर चीज सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हो, आप हर चीज को टाइमली रिकॉर्ड करते हो, ये कोर्ट में यूज किया जा सकता है एज एन एविडेंस, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो सर ये एग्जैक्ट क्यों नहीं है? तो देखो यहाँ पर हमारी जो गलतियां होती हैं वो इंसान के द्वारा होती है। अकाउंट अपने आप में परफेक्ट है, बट जो गलतियां होती हैं वो अर्थमेटिकल गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण ये एग्जैक्ट नहीं माना जाता। जैसे मान के चलो मैंने आपको बोला लिखने के लिए 4324, क्या बोला मैंने? 4324, बट लिखा क्या मैंने गलती से 42। ये तो मैंने जानबूझ के किया, बट ये चीजें बहुत बार हमारे साथ हो जाती हैं, तो इसके कारण हमारा जो एरर आता है, इसी के लिए हम कहते हैं अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, या अर्थमेटिकल इसमें एरर्स आते रहते हैं। अकाउंटिंग आपको परफेक्ट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में नहीं बताता। सर क्यों? देखो होता क्या है कि अकाउंट जो होता है वो उस डाटा को रिकॉर्ड करता है बुक्स के अंदर जो उसे एट द टाइम ऑफ परचेज मिलती है, एट द टाइम ऑफ परचेज मिलती है। जैसे मान के चलो मैं अपना एक फोन खरीद के लाया, और फोन खरीद के लाया उस समय उसकी कीमत थी 20,000 रुपए, लेट से सिर्फ 20,000 रुपए मैं उसको खरीद के लाया। अब वो 20,000 रुपए लाया, अब अगले दिन ही उससे बहुत अच्छी क्वालिटी का फोन आ गया मार्केट के अंदर, और उस फोन की मार्केट वैल्यू जो होगी वो बहुत ज्यादा ही डाउन हो गई। मान के चलो उसकी मार्केट वैल्यू हो गई सिर्फ 15,000 रुपए, तो वो जो 5,000 रुपए का नुकसान हुआ वो अकाउंट्स यहाँ पे नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अकाउंट जो होता है वो सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड कर रहा होता है, इसलिए वो सिर्फ उसी चीज को रिकॉर्ड करेगा जो उसके पास रिसिप्ट आई है। रिसिप्ट जो आएगी सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेगा और किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसलिए अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट परफेक्ट रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल का मतलब होता है सेल वैल्यू। अब जो मैं उस मोबाइल को बेचने जाऊंगा फॉर एग्जांपल अगले दिन ही, तो क्या मुझे उतने पैसे मिलेंगे उस चीज के लिए? बिल्कुल नहीं, जितने मैंने दिए थे। इग्नोर द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अब ये सर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या है? क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है हमारे पास कि जैसे मान के चलो एक मैनेजर है जिसने अपना दिन रात लगाकर हमारे बिजनेस को काम दिया, और वो अपनी मेहनत से बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमारे को प्रॉफिट्स हुए जा रहे हैं, बट हम उसकी इस क्वालिटी को, जो वो हमारे लिए दिन रात काम कर रहा है, उस चीज को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अकाउंट्स सिर्फ क्या रिकॉर्ड करता है? इन टर्म्स ऑफ मनी वाली चीजों को रिकॉर्ड करता है। ये किसी तरीके का प्यार रिकॉर्ड नहीं करता, किसी तरीके से लव अफेक्शंस किसी चीज को नहीं रिकॉर्ड करता। इसको सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना आता है? पैसा रिकॉर्ड करना आता है। तो अब जो हमारा जो मैनेजर है जिसने दिन रात हमारे को मेहनत करके दी, तो क्या उसने किसी तरीके से आपको बेनिफिट दिया इन टर्म्स ऑफ मनी? हाँ दिया, बट आपको उसके लिए उसको पैसे दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, वो सैलरी उसको दी जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया जाएगा उसको, है ना? तो इसलिए कहा जाता है इग्नोर द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। वो क्वालिटी को नहीं देखता, सिर्फ किसको देखता है यहाँ पर? आपकी क्वांटिटी, जो आपने काम करके दिया मुझे, सिर्फ उसी चीज के लिए मैं आपको पैसे दूंगा और किसी चीज के लिए रिकॉर्ड नहीं करूंगा आपको यहाँ पर। अब मैंने जैसे यहाँ पर बताया था वैसे ही एक और टॉपिक है इग्नोर। मैंने जैसे बताया अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट परफेक्ट रियलाइजेबल वैल्यू। आपको परफेक्ट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दिखाता, वही चीज है ये प्राइस लेवल चेंजेस को दिखाता नहीं है। मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया कि मैं जो फोन लाया 20,000 रुपए का, एकदम से अगले दिन ही उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो गई, बट मैं रिकॉर्ड किस पे करूंगा? मैं रिकॉर्ड उस प्राइस पे ही करूंगा जिस प्राइस पे मैं उसको खरीद के लेकर आया हूं, जितने पे मैं उसको खरीद के लेकर आया हूं। तो इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस। ये अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग होता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है सर? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जैसा पर्सन मेरे सामने टकरा रहा है मैं वैसा उसके साथ बात करूंगा। मतलब जिस पर्सन जैसा दिख रहा है पर्सन, उसके हिसाब से उसके प्राइस को बता देना कि अगर जो बंदा दिख रहा है अच्छा ये बंदा तो है जो पैसा दे सकता है हमें, तो उस बंदे के लिए हम क्या करेंगे? प्राइस ज्यादा कर देंगे।
लग रहा है कि प्राइस जो है वो हमें इतना नहीं मिलने वाला, तो हम उस केस में क्या करेंगे, प्राइस को कम कर दे देंगे। तो यानी ये विंडो ड्रेसिंग करता है, मैनिपुलेट करता है अकाउंट्स को अपने इच्छे से अकॉर्डिंग, मतलब जिसको जैसा लगता है वैसे उसके अकॉर्डिंग ये मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग। दीज आर अवर 4 टॉपिक्स जो मैंने आपको कवर करने थे। होप सो आप सभी को ये चारों टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताएं, इस सीरीज के बारे में बताएं, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो सके। क्योंकि मैं यहाँ पर 11th क्लास की पूरी अकाउंट्स की सीरीज लेकर आने वाला हूँ, जिसके अंदर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हर चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।